बट अब जो हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है। मैं नाम नहीं बताना चाहता ये कौन सा टेंस है, मैं उसका एक सेंटेंस दिखाना चाहता हूँ। आप सेंटेंस पे एक बार वीडियो को पॉज करके जल्दी से नज़र डालिए और मुझे बताइए कि इसके अंदर क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है। और अगर आपको दिख गई है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं दिखी है तो आ जाइए। जो टेंस हमने पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये ऐसा टेंस है जो आप ये मान के चलिए कि लगभग 90% बच्चों को कंफ्यूज करता है, 90% बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है। उसके पीछे कारण क्या है, कारण मैं अभी समझाता हूं। आप सबसे पहले एक बार स्ट्रक्चर जानिए। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंगुलर के साथ हमारा हैज आता है और प्लूरल के साथ हमारा हैव आता है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो ही शी इट के साथ हैज आता है, आई वी यू दे के साथ आपका हैव आता है, ठीक है। और थर्ड फॉर्म तो उनके बाद आती है। अब इस स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन क्यों है, तो उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि आपने एक ये वाला टेंस सुना होगा, सिंपल पास्ट टेंस, और अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और एक और टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो कंफ्यूजन का कारण ये है, इंग्लिश लैंग्वेज में ये तीनों के तीनों टेंस एक्चुअल में पास्ट की बात करते हैं। कंफ्यूजन ये है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी पास्ट की बात करता है, जिसे सिंपल पास्ट कहते हैं। ये बीच वाला प्रेजेंट परफेक्ट है, नाम में प्रेजेंट है बट काम इसका पास्ट का ही है, ये भी पास्ट की बात करता है। और लास्ट वाला तो पास्ट परफेक्ट है ही, तो ये तो पास्ट की करता ही होगा। तो दुविधा यही हो जाती है कि तीनों पास्ट की बात करते हैं, और अगर हमें पास्ट की कोई बात करनी है तो मैं तीनों में से कौन सा यूज करूं, ये कंफ्यूजन है। मैं तो स्कूल में बहुत कंफ्यूज रहता था कि आई वेंट बोलूं, आई हैव गॉन बोलूं कि आई हैड गॉन बोलूं, तीनों ही पास्ट का सेंस दिया। फिर टीचर ने हमें हिंदी से सिखा दिया कि मैं गया तो आई वेंट, मैं जा चुका हूं तो आई हैव गॉन, और मैं जा चुका था तो आई हैड गॉन। जबकि इससे एग्जामिनेशन का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है आपका, और ना आप जेन्युइनली सीख पाओगे। तो आइए इसे कॉन्सेप्चुअली सीखने की कोशिश करते हैं कि भले ही तीनों ही पास्ट की बात करते हैं, लेकिन तीनों के पास्ट में डिफरेंस है। ये अलग टाइप का पास्ट है, ये अलग टाइप का पास्ट है, और ये अलग टाइप का पास्ट है। तीनों की जगह अलग अलग है। तो आपको ध्यान होगा कि हमने ये वाला टेंस तो पढ़ ही लिया है, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। ये वहां पे यूज होता है ऐसे एक्शन जो कि पास्ट में पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि पूरी तरीके से फिनिश्ड हो चुके हैं। और हम कैसे पहचानेंगे कोई एक्शन पास्ट में फिनिश्ड है कि कंप्लीटेड है, तो याद करो मैंने आपको टाइम एक्सप्रेशन की लिस्ट लिखवाई है। यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ये ऐसे टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो कि हमें ये सेंस देते हैं कि एक्शन पास्ट में पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बोलूं हाँ। तो अब हमें जानना है कि हैज हैव प्लस V3 ये कहां पे आता है, ये किस तरीके का पास्ट है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले टेंस को इस वाले ऊपर वाले टेंस से कंपेयर करते हुए चलेंगे, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए कि ये किस तरीके का पास्ट है और ये किस तरीके का। इसी के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, उसको भी हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे। कंपैरिजन से चीजें आपके लिए समझना और एनालाइज करना थोड़ी सी आसान हो जाती है रिलेटिवली। ठीक है जी, चलिए। तो हम पहले सीखेंगे बेटा बेस, उसके बाद हम लोग सीखेंगे इसकी ट्रिक जल्दी बनाने की। बट बेस बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रिक के चक्कर में क्या होता है कि चीजें जल्दी तो हो जाती हैं, लेकिन बहुत बार अगर क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाए तो हम गलत कर देते हैं, उससे नेगेटिव मार्किंग आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, बेस आपका क्लियर है, और कोई क्वेश्चन घुमा के दे भी दिया है, तो आप फंसेंगे नहीं। क्योंकि ट्रिक से कभी क्या होता है कि एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन तो सोल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर दूसरी कैटेगरी का या थोड़ा सा मिक्स मैच करके दे दे तो हालत टाइट हो जाती है। आप ऐसा समझ लीजिए कि साइकिल के पीछे छुप के आप बंदूक चला रहे हैं। मिथुन की एक मूवी है ना, उसमें साइकिल के पीछे छुप के, आप देखना गूगल पर डालिएगा मिथुन चक्रवर्ती मीम, तो वो साइकिल के पीछे छुप के गोली चला रहा है भाई साहब, कोई भी उड़ा देगा भाई। ये बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, आपको कभी भी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी। कभी आप नहीं भूलेंगे इसे, तो आराम से समझिएगा। मैंने यहाँ पे 3 टाइम स्टैंप लिए हैं, एक 10:30, एक 11 और एक 12। ठीक है, आप ये समझ के चलिए कि मेरी एक महिला मित्र है और उसको मैंने ये बोला कि तुमने मुझसे 10:30 बजे मुलाकात करनी है। हमने मीटिंग टाइम फिक्स कर लिया, हमने मीटिंग टाइम फिक्स कर लिया कि 10:30 बजे हम लोग कॉफी शॉप पे मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने उसे ये कह दिया कि 11 से 12 के बीच में तुम मुझसे मुलाकात मत करियो, क्योंकि मैं बिजी होऊंगा, मैं क्लास ले रहा होऊंगा, और अगर फिर मिलना भी हो तो हम लोग 12 बजे के बाद मिलेंगे। ठीक है,
मैंने क्या बोला उसे कि कॉफी शॉप पे नहीं, चलो मैंने उसे इंस्टीट्यूट पे बुला लिया, ठीक है, जहां मैं पढ़ा रहा हूँ, लेट से। कॉफी शॉप छोड़ो, वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 10:30 बजे मीटिंग टाइम फिक्स किया और उसे बुला लिया जहां पे मैं पढ़ाता हूं। मैंने बोला कि वहां पे आ जाना, वहीं मैं ऑफिस में आपको मिलूंगा, बट 11 से 12 के बीच में मत आना, मैं बिजी होऊंगा, मेरी क्लास चल रही होगी, फिर आना तो 12 बजे के बाद आना। क्लियर? चलो, लेकिन आपको पता है महिला मित्र है, तो भाई मित्र है तो कुछ तो फिर एडवांटेज उठाएगा भाई सामने वाला। तो उसको मैंने जिस समय मना किया था वो उसी समय आ गई। और मैंने कब मना किया था? 11 से 12 के बीच में। 10:30 तो वो आई नहीं, बट जब मना किया था वो तब आ गई। तो आप ये मान के चलिए कि वो आ गई 11:30 बजे। ठीक है, अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं मिलूंगा भाई उससे 11:30 बजे। बट अब वो 11:30 बजे आ गई है तो उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं उसमें मिलूंगा ही नहीं और वो गुस्से गुस्से में एटीट्यूड में वापस चली जाए, जबकि गलती खुद की है क्योंकि खुद गलत टाइम पे आई है। तो वो आए और वापस चली जाए। एक तो सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है उसने देखा अरे यार जल्दी आ गई, वेट कर लेती हूँ, 12 बजे मिल के ही जाऊंगी, तो वो आई और गई नहीं है, मेरा वेट कर रही है। ये दो सिचुएशन बन रही है यहाँ पे। मना किया था 11 से 12 के बीच में नहीं आना है तो 12 बजे के बाद आना है। अब वो बीच में आ गई है तो दो स्थिति है, आए और चली जाए या फिर आए और मेरा वेट कर ले। एक दिन इसे याद है, मैं सोनीपत हरियाणा में इसे पढ़ा रहा था। सोनीपत में मेरा घर ही है भाई, वहाँ पे भी ऑफलाइन पढ़ाया है मैंने। तो एक बच्चा कहता मास्टर जी, मैं कहा हाँ। कहता है मास्टर जी यहाँ पे तीसरी सिचुएशन भी हो सका। मैं कहा के भाई के हो सका? कह रहा सर वो किसी और के साथ चली गई हो। तो मैंने कहा भाई किसी और के साथ चली गई है या और कुछ सिचुएशन होगी है, खुद से इमेजिन नहीं करना, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना, तो मेरी बात समझ ले, बैठ जा चुपचाप। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि वो या तो आई और चली गई या फिर आई और वेट कर रही है। दो स्थिति आप इमेजिन करो, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे लिख दूं? क्या लिखूं? एक मिनट रुको, यहाँ पे लिख देता हूं, इसका नाम दे देता हूं मैं आपके लिए और बेटर रहेगा, ठीक है। इस वाली सिचुएशन को मान लेते हैं कि वो आई और वापस चली गई। इफ शी गोज बैक, यहां लिख दूं मैं, इफ शी गोज बैक, अगर वो वापस चली जाती है तो क्या होता है? इफ शी गोज बैक, अगर वो वापस चली जाती है तो क्या होगा? और इसमें इफ शी वेट्स फॉर मी, इफ शी वेट्स फॉर मी, अगर वो मेरा वेट करती है तो क्या होगा? ठीक है, इफ शी वेट्स फॉर मी तो क्या होगा? दोनों सिचुएशन को हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट सिचुएशन को समझते हैं कि वो आई और वापस चली गई, मतलब काम शुरू हो गया और खत्म हो गया, तो क्या एक्शन फिनिश्ड हो गया? बिल्कुल सर। लेकिन इस वाली सिचुएशन में वो आई और गई नहीं है, मेरा वेट कर रही है, तो मतलब एक्शन अनफिनिश्ड है। बिल्कुल सर। तो आपको एक चीज ध्यान आ रही है कि ऐसे एक्शन जो कि पास में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं उनके अंदर हम लोग V2 का यूज करते हैं जो फिनिश हो जाते हैं। और ध्यान रखिएगा ऐसे एक्शन जो अनफिनिश्ड होते हैं, आज नई बात सीख लो, उसके अंदर हम लोग हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 12 बज गई भाई, ध्यान समझना इस बात को। अब मान लेते हैं 12 बज गई। अब 12 बजी है तो दोनों में से कोई तो एक सिचुएशन हुई होगी, या तो ये वाली या तो सेकंड नंबर वाली, दोनों साथ में तो हो नहीं सकती है, या तो ये या तो वो। मैं मान लेता हूं कि पहली सिचुएशन हुई है और 12 बज गई है। 12 बजे मुझे मैसेज मिलता है ये वाला, मान लो उस लड़की का नाम तनु था, ठीक है, मान लेते हैं। तो 12 बजे मुझे क्या मैसेज मिलता है? 12 बजे मुझे मैसेज मिलता है सर तनु आपसे मिलने आई थी। क्या हो गया? कौन? तनु है क्या? चल बाद में मिलता हूँ, ठीक है। उसके बाद तनु आपसे, मजाक कर रहा हूँ भाई, कोई नहीं है। तनु आपसे मिलने आई थी, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं होगी उस बात से? वो ऐसे ही है, कुछ नहीं है, वो कोई नहीं है, मजे ले रहा हूँ आपके में, ठीक है। अब रिकॉर्डेड सेशंस हैं भाई, लाइव नहीं है, तो कहीं तो मजे मेरे को भी ले लेने दो भाई, ठीक है। यहाँ देखो 12 बजे अगर सिचुएशन मान लो ये वाली होती है तो क्या मैसेज मिलता है? तनु आपसे मिलने आई थी। और ये वाली सिचुएशन होती है तो मैसेज मिलेगा सर तनु आपसे मिलने आई है। समझ रहे मेरी बात? तनु आपसे मिलने आई थी, तनु आपसे मिलने आई है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, चाहे ये वाली सिचुएशन हो चाहे ये वाली हो, दोनों सिचुएशन में वो आई कितने बजे थी? 11:30 बजे, समझना। लेकिन ये वाली सिचुएशन ऐसी है कि वो आई और वापिस चली गई, जिसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुकात नहीं है। काम पास्ट में शुरू हुआ 11:30 बजे,
काम पास्ट में ही शुरू हुआ और आई और चली गई, जिसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुकात नहीं, कोई रिलेशन नहीं, तो एक्शन फिनिश, तो मतलब V2। और ये भी 11:30 बजे ही हुआ, बट वो आई और गई नहीं है, तो मतलब काम शुरू हुआ ये भी पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट पे इसका इंपैक्ट है, प्रेजेंट से कोई ना कोई इसका रिलेशन है, तो ऐसे एक्शन को बोलते हैं अनफिनिश्ड। उसमें हम लोग यूज करते हैं हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये तो मैंने हिंदी में बताया कि आपको क्या मैसेज मिलता, इंग्लिश में क्या मैसेज मिलता, इंग्लिश में ये मैसेज मिलता, अगर ये सिचुएशन हुई होती तो V2 लगा के बोलते तनु केम टू मीट मी, और अगर ये सिचुएशन हुई होती तो हमें मैसेज मिलता हैज हैव प्लस V3 वाला कि तनु हैज कम टू मीट मी। तो मैं इंग्लिश में केम देख के ही समझ जाता कि V2 लिखा हुआ, और मैं इस सेंटेंस को देख के ही समझ जाता कि वो आई और चली गई है, क्योंकि V2 मतलब फिनिश्ड। और अगर ऐसा कुछ लिखा मिलता तो मैं तुरंत समझ जाता हैज हैव प्लस V3 है, कम केम कम, कम की तीसरी फॉर्म कम ही होती है, तो मैं तुरंत समझ जाता कि यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा, मतलब वो आ तो गई है, गई नहीं है। समझ में आया? तो प्रेजेंट पे कोई ना कोई इंपैक्ट है। तो ये भी पास्ट की बात करता है, ये भी पास्ट की बात करता है, बट ये फिनिश्ड है और ये अनफिनिश्ड है। इतनी सिंपल सी बात है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। बट एग्जामिनेशन में आपसे पूछेगा, पता है क्या, एग्जामिनेशन में आपसे पूछेगा कि बताओ दोनों में से कौन सा सही है, ये वाला सही है कि वो सही है, जबकि आप देख के आ रहे हैं कि दोनों ही सही है। नहीं समझे? वो आपको ऐसा लिख के दे देगा तनु, और फिर आपको यहाँ ऐसा लिख के दे देगा केम, या ब्लैंक लिख के दे देगा, ब्लैंक दे देगा और दो ऑप्शन दे देगा, बताओ केम आएगा कि हैज कम आएगा। तो आप कैसे बता पाओगे? बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि केम है तो फिनिश्ड है, हैज कम है तो अनफिनिश्ड है। बट वो पूछेगा कि कोई एक बताओ मुझे कि क्या आएगा। तो ध्यान रखिएगा, वैसे तो दोनों ही सही होते हैं, बट आप तब तक नहीं बता सकते कि दोनों में से कौन सा एक आएगा जब तक आगे कोई हिंट ना गिवन हो। कोई हिंट ऐसा गिवन होना चाहिए जिससे हमें ये फीलिंग आ रही हो या ये पता लग रहा हो कि एक्शन फिनिश्ड है, तो हम V2 लगाएंगे। कोई हिंट ऐसा गिवन होना चाहिए जिसको पढ़ के हमें ये एहसास हो रहा हो कि एक्शन अनफिनिश्ड है, तो हम लोग हैज हैव प्लस V3 लगाएंगे। तो वो हिंट क्या है? वो हिंट कोई बोलते हैं टाइम एक्सप्रेशंस। क्या बोलते हैं? टाइम एक्सप्रेशंस। तो V2 के हिंट और V2 के टाइम एक्सप्रेशंस तो आपको पता ही है, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ अगो, है ना, कोई सन कोई मंथ। तो अब हम जानेंगे हैज हैव प्लस V3 के मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टाइम एक्सप्रेशंस। टाइम एक्सप्रेशंस देख के ही आपने टेंस लगाना है, अदरवाइज दोनों ही सही है भाई। तो उसी को बोलते हैं ट्रिक। तो आइए एक बार जल्दी से नजर डालिए इनके ऊपर, जल्दी से नजर डालो, वीडियो को पॉज करके। डाल लिया सबने? चलो, ये सिंपल पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट। अगर ये सारे टाइम एक्सप्रेशन होंगे तो हम लोग यूज करेंगे V2, और ये सारे टाइम एक्सप्रेशंस यूज होंगे तो हम लोग यूज करेंगे हैज हैव प्लस V3। ऐसे आपने रटना नहीं है। तो ये तो हमने सीख ही लिए थे, इनको देख लेते हैं। सो फार, टिल नाउ, येट, तीनों का मतलब सेम होता है अब तक। नेवर एवर आपको पता ही है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द लास्ट टाइम भी यूज होता है। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट का मतलब भी अब तक, सेवरल टाइम्स मतलब कई बार, है ना। तो ये सारे किसके टाइम एक्सप्रेशन है? प्रेजेंट परफेक्ट के। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आई हैव ईटन लंच एन आवर अगो, एन आवर अगो, ठीक है। अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे और मैं मीनिंग पूछूंगा हिंदी, तो आप निकाल देंगे कि मैं 1 घंटा पहले खाना खा चुका हूं, क्योंकि बचपन में तो यही पढ़ते हैं कि हैज हैव प्लस V3 का मतलब है चुका हूं, चुके हैं। तो इसका तो फिर मीनिंग सही निकलना चाहिए कि मैं 1 घंटा पहले खाना खा चुका हूं। तो आपको तो सही लगेगा ये, जबकि ये गलत है, क्योंकि अगो एक ऐसा टाइम एक्सप्रेशन है जो कि V2 को डिफाइन करता है। यहाँ पे V2 नहीं है, हैव आता नहीं है, ईटन थर्ड फॉर्म है किसकी? ईट की। सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट। आई एट लंच एन आवर अगो। सभी को समझ में आया भाई? बट अगर यहाँ पे इतना ही होता सेंटेंस, इतना, तो कौन सा सही होता? आई हैव ईटन लंच की आई एट लंच? वही वाली बात, दोनों ही सही होते बेटा, ये भी सही है वो भी सही है। जब तक कोई हिंट गिवन ना हो, टाइम एक्सप्रेशन गिवन ना हो, दोनों ही सही है। इसका मतलब है कि मैंने खाना खा लिया है और नहीं खाऊंगा, इसका मतलब यह है खाना खा तो लिया लेकिन क्या पता भी मुझे और भूख लग जाए, क्या पता मैं अभी 2-3 रोटी और खाऊं। एक्शन अनफिनिश्ड है बस। बट मीनिंग आपसे कोई नहीं पूछ रहा एग्जामिनेशन में, सब कॉन्सेप्चुअल एरर पूछेंगे आपसे, या फ्रेज रिप्लेसमेंट को बना के दे देंगे आपको। मैन हैज रीच द मून इन, अच्छा एक बात बताओ, चलो इतना होता मान लो सेंटेंस, तो ये सही था कि ये सही था? भाई दोनों ही सही थे, फिनिश्ड भी अनफिनिश्ड भी। बट टाइम एक्सप्रेशन दे दिया ना, तो टाइम एक्सप्रेशन ये V2 वाला है, फिनिश्ड का है, तो ये गलत हो गया और V2 आपने लगा देना है।
आई आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 टाइम्स। आप ध्यान समझना, आप देखो हिंदी निकालो पहले एक तो इसकी। मैंने ये क्वेश्चन मैनेजमेंट से 3 बार पूछा, तो आपने पूछ लिया ना, काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया तो फिनिश्ड है, फिनिश्ड है तो V2 आना चाहिए, तो V2 लगा हुआ है, बट फिर भी ये सेंटेंस गलत है, हिंदी से तो गड़बड़ हो रही है ना। अच्छा, इस सेंटेंस का मीनिंग ये भी तो हो सकता है कि मैंने ये क्वेश्चन मैनेजमेंट से 3 बार पूछा, हो सके कि मैं चौथी बार भी पूछूं, 5वीं बार भी पूछूं। तो थोड़ी देर पहले तो फिनिश का सेंस आ रहा था, अब अनफिनिश का भी सेंस आ रहा है, हिंदी निकाल रहे हैं तो वही मैं समझाना चाह रहा था कि जब हम हिंदी निकालते हैं ज़्यादातर टेंसेस की, तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये लगाएं कि वो लगाएं। बट अगर आप टाइम एक्सप्रेशन देखेंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स, आप समझ रहे हैं, सेवरल टाइम्स, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये सब अनफिनिश के टाइम एक्सप्रेशन होते हैं। कंफर्मेशन के आप साथ कह सकते हैं कि हैज हैव प्लस V3 आना चाहिए, आई के साथ हैव आता है, आगे आया V3। कुछ कुछ टेंस ऐसे भी हैं जिसको मीनिंग से करना पड़ता है, जैसे हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में देखा हुआ लॉन्ग और शॉर्ट एक्शन का पैटर्न देखना पड़ता है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जरूरी नहीं कि सारे ही आप टाइम एक्सप्रेशन से करोगे, बट लगभग 90 to 95% आपको टाइम एक्सप्रेशन से ही करने हैं, ठीक है। शी रेड 4 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक सो फार। अभी तक उसने इस किताब के 4 ही चैप्टर पढ़े हैं, तो अभी तक 4 पढ़े हैं, तो आगे पढ़ना बाकी है। और सो फार से हमें हिंट मिल रहा है कि अनफिनिश्ड है, तो ये V2 यहाँ पे आया हुआ। अच्छा, ये V2 ही क्यों है? रीड, रेड, रेड, अगर आपको पता हो इसकी फॉर्म्स जो होती हैं तीनों सेम ही रहती है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है, तो ये V1 क्यों नहीं है? अगर ये V1 होती तो ये शी लिखा हुआ रीड्स होना चाहिए था, रीड्स सिंगुलर होना चाहिए था। ये V3 क्यों नहीं है? क्योंकि वो सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद कभी थर्ड फॉर्म आता ही नहीं है, तो फिर बचा कौन सा? ये V2 ही है। टाइम एक्सप्रेशन अनफिनिश्ड का वर्ब है, फिनिश्ड की गलत हो गया, शी सिंगुलर है, हैज आएगा उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो शी हैज रेड। ये देखो वही क्वेश्चन जो सबसे पहले दिखाया था, यही वो। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस मूवी, ये मूवी मैंने पहली बार देखी है। फिनिश का सेंस आ रहा है, बट अनफिनिश का भी तो आ रहा है, हो सकता है मैं दूसरी बार भी देखूं, मुझे अच्छी लग रही है, तो मीनिंग से नहीं पता लग रहा, बट टाइम एक्सप्रेशन से पता लग रहा है कि यहाँ पे अनफिनिश जाना चाहिए, तो आपका आई के साथ हैव आता है और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई हैव सीन दिस मूवी। चलिए जी, अब आप बताएंगे एरर्स, मिसलेनियस क्वेश्चंस के जल्दी से खड़काइए 1 by 1, जल्दी बताएंगे बेटा। बहुत अच्छा टेंस है ये, सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है। Everything we have so far looked at gives inconclusive evidence about the change in the living condition of the masses. सबसे पहले मुझे बताएंगे एवरीथिंग सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब उसके साथ लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई है, तो फिर उसकी वर्ब कहाँ है? तो आगे लिखी होगी, देखो ये लिखी हुई वर्ब ये रही, सब्जेक्ट को वर्ब से दूर किया हुआ कंफ्यूज करने के लिए। एवरीथिंग गिव्स इनकॉन्क्लूसिव एविडेंस, क्योंकि हम पीछे से चल के आते हैं, जब सब्जेक्ट शुरू में हो ना और साथ में वर्ब ना हो तो पीछे से चल के आया करो। तो अगर आप पीछे से चल के आएंगे तो गिव्स ही वर्ब दिख रही है, क्योंकि ऑफ प्रेपो है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, फिर से इन प्रेपो है, उसके बाद द लिविंग कंडीशंस, ये प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट है, फिर अबाउट आपका प्रेपो है, फिर से ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। इनकॉन्क्लूसिव एविडेंस, एविडेंस आपका ENC वाला आपका नाउन होता है। कैसा एविडेंस? इनकॉन्क्लूसिव, नाउन को मॉडिफाई करने वाला ये एडजेक्टिव होता है। तो भाई सब्जेक्ट आया तो वर्ब तो आएगी ना, तो वर्ब ये रही ना, गिव्स, गिव, गिव, गिवन, गिविंग, गिव्स, ऐसा शब्द जो एक्शन या स्टेट को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 5 फॉर्म हो। तो सब्जेक्ट के तुरंत साथ नहीं लिखी थी, उसके आगे चल के लिखी हुई थी, तो इतना आपको मिल गया। एवरीथिंग सिंगुलर होता है, वर्ब भी मिल गया सिंगुलर। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक और वर्ब है, हैव लुक्ड, हैज हैव प्लस V3, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिला के एक ही वर्ब बनती है, तो उसका एक और सब्जेक्ट होना चाहिए। आप ध्यान से देखेंगे V उसका सब्जेक्ट है, और उस क्लोज के अंदर सो फार है, तो सो फार, टिल नाउ, येट, ऐसा टाइम एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, तो हैज हैव प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, मतलब इस सेंटेंस में नो एरर है, कोई गलती नहीं है। ध्यान रखिएगा, जिस क्लोज में आपको टाइम एक्सप्रेशन दिखेगा उसी क्लोज में वो टेंस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो अब ये ना लिखता, ये पार्ट ना लिखता, कंफ्यूज करने के लिए बीच में उसने सब्जेक्ट को पहले वर्ब से दूर किया, बीच में एक और क्लोज ऐड किया, उसके अंदर टाइम एक्सप्रेशन ऐड किया, और वो टाइम एक्सप्रेशन अनफिनिश्ड का था, तो बस आपको ये चेक करना था अनफिनिश्ड की वर्ब उस टाइम एक्सप्रेशन के साथ है कि नहीं है, और वो है तो मतलब नो एरर है, बात खत्म। Have you heard the news? Karan and Himanshi are engaged. That is not new. I knew it for ages. अब आप यहां देखो, हैव यू हर्ड लिखा हुआ है, आप यहां डिड यू हियर कर लो, क्या दिक्कत है?
कुछ फर्क पड़ेगा उससे? नहीं, क्योंकि टाइम एक्सप्रेशन नहीं है ना बेटा। जब टाइम एक्सप्रेशन नहीं है ना तो उसको छेड़ना नहीं है आपने। हैव यू हर्ड द न्यूज़? क्या करण और जो मानसी है वो एंगेज्ड है। अब आप ये मत सोचना सर आर के साथ ये V3 कैसे आ गया। तो भाई ये जो V3 आता है ये कभी कभी यहाँ एडजेक्टिव होता है, कभी कभी ये पैसिव में होता है। ये बातें आगे चल के हम लोग सीखेंगे, ठीक है? अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभी मुद्दे की चीज सीखिए बस। तो कह रहा है ये कोई नई बात थोड़ी है, मैं तो कई सदियों से जानता हूँ, मतलब मुहावरा यार है, मेरे को तो बहुत पहले से पता है। तो फोर और सिंस है ना, तो ये तो अनफिनिश्ड का टाइम एक्सप्रेशन है, लेकिन वर्ब तो फिनिश्ड की आई हुई है, तो इसको हटाओ। आई के साथ आपका हैव आता है और नो, न्यू, नोन, तो आपका नोन आ गया। तो जिस क्लोज के अंदर टाइम एक्सप्रेशन है उसी क्लोज में चेंज करना है। यहां थोड़ी चेंज किया मैंने, यहां थोड़ी किया, यहां कुछ थोड़ी किया। जिस क्लोज में टाइम एक्सप्रेशन है उसी क्लोज में चेंज करना है। इसको देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। The state government reported 18 new rape and murder cases in the last 3 days. The people are furious, गुस्से में है वो, because no rock solid actions had been taken so far by the concerned authorities. So far आया हुआ है ना, देखो so far इसका मतलब है has have plus V3 होना चाहिए। हैज़ हैव प्लस V3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये हैड है तो बचा ये वाला, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। बट आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, सर आपने बोला था हैज़ हैव प्लस V3, तो हैज़ हैव और V3 तो दिख रहा है, ये बीन बीच में कहाँ से आ गया? ये बीन बजाता हुआ बीन कैसे आ गया? तो यहाँ पे एक छोटा सा ग्लिच है, आपको समझना है भाई। और ग्लिच ये है एक्टिव पैसिव का रोल। एक्चुअल में आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे वर्ब एक्टिव पैसिव, आपको पता होगा। देखो समझना मेरी बात, जब कभी भी आपको पहचान, देखो एक वर्ब होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। कभी भी आपको पैसिव की वर्ब पहचाननी हो तो पैसिव की वर्ब का मतलब है बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव की वर्ब का मतलब है बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां कहीं भी आपको ये दिखेगा ये पैसिव की वर्ब है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं जो टेंस हम पढ़ रहे हैं वो है हैज हैव प्लस V3, यही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आप आगे चल के पढ़ेंगे इसका पैसिव वॉइस पता क्या होता है? इसका पैसिव वॉइस होता है हैज हैव बीन प्लस V3। ये बात हम आगे चल के जानेंगे, और इन दोनों का सेम ही मीनिंग होता है, बस ये वाली एक्टिव है और ये वाली पैसिव है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, मैंने कहा कि आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर एक्टिव है, इसका पैसिव बना दूंगा अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। बात तो एक ही है ना कि मैंने एक पत्र लिखा, ये पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, बात तो एक ही है ना। तो एक्टिव और जो पैसिव होता है ये दोनों एक ही बात बयां कर रहे होते हैं, तो ये इक्विवेलेंट होते हैं मीनिंग में, ध्यान रखिएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे बोला है कि कोई भी रॉक सॉलिड एक्शन, मतलब कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो नहीं लिया गया है अथॉरिटीज के द्वारा। क्या एक्शन खुद को ले सकता है? नहीं, उसे लिया जाएगा। लिया जाएगा तो हमें एक्टिव की रिक्वायरमेंट है कि पैसिव की? क्योंकि एक्टिव में तो सब्जेक्ट खुद काम करता है, पैसिव में काम नहीं करता। पैसिव में उसके ऊपर कोई काम किया जाता है। जैसे पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, रॉक सॉलिड एक्शन दूसरों के द्वारा लिए गए, तो चाहिए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही था, बट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव चाहिए था। तो पैसिव क्या होता है? हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया समझ में? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है, कंफ्यूज नहीं होना कि बीन कहां से आ गया। ये बी की फॉर्म और V3 पैसिव होता है, ये बी की फॉर्म और V3 पैसिव होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। The meeting with clients continued for a very long time last night. All the workers are pretty exhausted. It is a wise decision that we did not start with new project yet. तो मीटिंग जो है क्लाइंट्स के साथ कंटिन्यू रही फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब बच्चा 4 को देख के यहाँ पे हैज कंटिन्यूड कर देता है, जबकि लास्ट नाइट आखिरी में आके देखा करो, सेंटेंस ना खत्म हो रहा है लास्ट नाइट, तो मतलब V2 आना चाहिए यहाँ पे। एंड में टाइम एक्सप्रेशन देखा करो, ठीक है? तो चलिए, और खत्म हो गई ना, क्योंकि अब थोड़ी चल रही है, वो फिनिश्ड हो गया ना। तो मीटिंग जो चली है उस समय, उस टाइम लंबे समय तक चली, बट अब खत्म हो गई है। तो लास्ट नाइट के चलते V2 आया। वर्कर्स जो है थके हुए हैं, और ये वाइज डिसीजन है कि हमने स्टार्ट नहीं किया है नए प्रोजेक्ट को अब तक येट। तो ये देखो यहाँ पे आपका अनफिनिश्ड का टाइम एक्सप्रेशन है, तो अनफिनिश्ड की वर्ब आनी चाहिए। अनफिनिश्ड का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नोट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव चाहिए होगा, जबकि डिड और फर्स्ट फॉर्म तो सिंपल पास्ट का फिनिश्ड का नेगेटिव होता है, हमें अनफिनिश्ड का नेगेटिव चाहिए, तो डिड हटाओ। वी प्लूरल है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? हैव, और स्टार्ट की जगह हम लोग क्या करेंगे? स्टार्टेड। वी हैव नॉट स्टार्टेड विद द न्यू प्रोजेक्ट येट।
वी हैव, ना कि वी डिड नॉट स्टार्ट, क्योंकि टाइम एक्सप्रेशन था अनफिनिश्ड का और वर्ब दे रखी थी फिनिश्ड की, तो उसको काट के हमने अनफिनिश्ड की जो वर्ब है वो लगा दी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो अभी समझाया था थोड़ी देर पहले वैसा ही क्वेश्चन है। ऑल्दो कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है, ऑल्दो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो कर दी गई है लास्ट वीक सबमिशंस के रिगार्डिंग, बट कोई भी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है अब तक। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, जो कि फिनिश्ड एक्शन का टाइम एक्सप्रेशन होता है, मतलब फिनिश्ड एक्शन के लिए आता है, उसका पैसिव वॉइस पता क्या होता है? वॉज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे चल के हम सब पढ़ेंगे ये। और ऐसे ही हैज, हैव प्लस V3 का पैसिव क्या होता है? हैज, हैव, बीन प्लस V3 बेटा, ये टाइम एक्सप्रेशन होता है। ये एक्टिव है, वो पैसिव है। अब आप देखो, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई लास्ट वीक, तो लास्ट वीक में V2 आना चाहिए, बट अनाउंसमेंट खुद को नहीं कर सकती, वो किसी के द्वारा की गई होगी, तो इसलिए पैसिव चाहिए होगा वॉज वर थर्ड फॉर्म। तो देखो यहाँ पे वॉज वर और थर्ड फॉर्म है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट था, सिंगुलर था, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब है और आगे V3 आ गया, पैसिव की वर्ब है। ये सिंपल पास्ट ही है, लास्ट वीक देख के बस V2 नहीं है, उसका पैसिव में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है सो फार कि कोई रिपोर्ट जो है सबमिट नहीं की गई, तो रिपोर्ट्स खुद को तो सबमिट कर नहीं सकती, उसे किया जाएगा, तो सबसे पहली चीज तो पैसिव चाहिए। दूसरा, सो फार टाइम एक्सप्रेशन है अनफिनिश्ड का, तो अनफिनिश्ड का पैसिव चाहिए। तो अनफिनिश्ड का पैसिव क्या होता है? हैज, हैव, बीन प्लस V3, रिपोर्ट्स प्लूरल है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे बेटा हैव, और फिर आएगा आपका बीन, और फिर आएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आई होप सभी बच्चों को ये टेंस क्लियर हो गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट टेंस है, ठीक है। अभी अगला आप टेंस पढ़ेंगे तो और आपको क्लैरिटी आ जाएगी, बट मैं जहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और टाइम एक्सप्रेशंस भी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टेंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम अगले टेंस के ऊपर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही रिलेटेड है ये वाला टेंस। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम कुछ सेंटेंसेस की तरफ नजर डालते हैं। तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट, वीडियो को पॉज करके मुझे बताइए इसके अंदर क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको दिखाई दे रही है, और फिर सेंटेंस नंबर सेकंड एक बार इसमें भी देखेंगे। अब ये दोनों सेंटेंसेस को आप अच्छे से तभी डील कर पाएंगे जब आप अगला टेंस पढ़ेंगे, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने पढ़ लिया ना, बस उसी से थोड़ा बहुत रिलेट करेंगे और इसको सिंपल पास्ट से भी रिलेट करेंगे, है ना। बट उससे पहले आप इसका एक बार स्ट्रक्चर जानिए। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर होता है। अब इस स्ट्रक्चर की सबसे खास बात यह है कि इसका नाम है पास्ट का भी पास्ट। पास्ट का भी पास्ट कहने का मतलब बिना पास्ट की बात हुए पास्ट के भी पास्ट की बात नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि कहीं पे पहले V2 का रेफरेंस दिया होना चाहिए, मतलब पास्ट की बात की होनी चाहिए, और पास्ट की बात जब हो रखी होगी उसी के बाद हम कहेंगे कि इस पास्ट का भी कुछ पास्ट है। समझ में आया कि नहीं? पास्ट ऑफ द पास्ट। तो हैड प्लस V3 कभी भी सेंटेंस में अकेला नहीं आ सकता। जैसे अगर मैं बोलूं आई हैड गॉन देयर, आई हैड गॉन देयर, अगर बेटा मैं आपको ये बोलूं तो क्या ये सेंटेंस ठीक है? गलत है। क्यों? क्योंकि आपने सीधा इसके अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर दिया। बचपन में तो इसका मीनिंग पढ़ा दिया जाता था कि मैं जा चुका था, है ना, हैड गॉन का जा चुका था। बट पॉइंट ये है कि पास्ट ऑफ द पास्ट बिना पास्ट के कैसे यूज हो सकता है? जब तक V2 का कहीं रेफरेंस नहीं होगा सेंटेंस में, उसके बिना हम ये कैसे यूज कर देंगे? तो ये गलत होता है। समझ में आया? बट अगर मैं बोलूं आई वेंट तो ये भी ठीक है। बट अगर मैं बोलूं आई हैव गॉन तो ये भी ठीक है। ऊपर वाला फिनिश्ड है, नीचे वाला अनफिनिश्ड है। टाइम एक्सप्रेशन आगे हो तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे कि ये आएगा ये आएगा। जब टाइम एक्सप्रेशन नहीं होता तब तो दोनों ही सही होते हैं। बट वो इकलौता नहीं आ सकता, ये तो फिर भी आ सकते हैं, वो अकेला नहीं आ सकता। वो तभी आएगा, क्या मतलब हैड प्लस V3 अकेला नहीं आ सकता, वो तभी आएगा जब साथ में कहीं ना कहीं V2 का रेफरेंस होगा। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब समझेंगे पॉइंट नंबर 2। मैंने कहा था आपको, चाहे आप बात करो V2 की, चाहे आप बात करो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की, चाहे आप बात करो बेटा हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म की, ये तीनों ही पास्ट के टेंस होते हैं, पास्ट को रेफर करते हैं। ये वाला जो था वो सिंपल पास्ट था जो कि फिनिश्ड एक्शंस के लिए आता था, अभी बात करके आए थे। ये वाला आपका हैज हैव प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था जो कि अनफिनिश्ड एक्शंस के लिए आता था। एंड हाउ डू वी आइडेंटिफाई
कि कौन सा फिनिश्ड है कौन सा अनफिनिश्ड है, तो उनके कुछ टाइम एक्सप्रेशंस मैंने बताए थे। अगर आपको ध्यान आ रहे हो तो टाइम एक्सप्रेशंस बताए थे, उनके थ्रू आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये आएगा कि ये आएगा। बट अब बारी आती है इसकी, इसका नाम पास्ट परफेक्ट टेंस है, और ये किस तरीके के पास्ट के लिए आता है तो इसको सीखेंगे। बट इस वाले पास्ट को हम इस वाले पास्ट से कंपेयर करके समझेंगे, क्योंकि जब हमने इसको समझा था तब भी V2 से ही कंपेयर किया था। अब हम इसको समझ रहे हैं तब भी इसको V2 से ही कंपेयर करेंगे, वो थोड़ा आसान रहता है। तो हम समझेंगे टाइमलाइन के थ्रू, पहले टाइमलाइन बनाएंगे, पहले बेस समझेंगे, बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, रेडी? चलिए, अब ये टाइमलाइन आप ये मान के चलिए कि यहां पे बज रहे हैं 12, यहां पे बज रहे हैं 12, बजा दूं क्या? चलो यहीं ऊपर ही लिख देता हूं। और अभी 12 बज रहे हैं तो ये प्रेजेंट टाइम है, मान लो अभी 12 बज रहे हैं और ये प्रेजेंट टाइम है। प्रेजेंट से पहले जब भी कभी पास्ट की बात होती है ना, कभी भी आम तौर पर या नॉर्मल तौर पर, साधारण तौर पर, प्रेजेंट से पहले कभी भी पास्ट की बात होती है तो हम हमेशा सिंपल पास्ट की बात करते हैं। यहाँ पे बजा लिए मैंने 11 और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये सिंपल पास्ट है। ठीक है, वैसे तो पास्ट बताने के लिए बहुत सारे टेंस का यूज होता है, अभी हमने देखा, बट नॉर्मल तौर पे बताना हो तो सिंपल पास्ट आ जाता है। और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, अभी हम प्रेजेंट टाइम में, और मैं पास्ट का आपसे कुछ पूछ लूं कि व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कल आपने क्या किया, तो आप क्या कहेंगे? सर फर्स्ट आई वेंट होम, देन आई completed my work, then I ate food, then I went outside to play। मतलब आपसे मैं कल के बारे में पूछ रहा हूँ, पास्ट के बारे में, और आप क्या कर रहे हैं? पास्ट की चीजें बताते जा रहे हैं और सब में V2 लगा के यूज कर रहे हैं, है ना? फर्स्ट आई वेंट होम, देन आई एट फूड, देन आई कंप्लीटेड द वर्क, देन आई वेंट आउटसाइड, सब में V2 है। क्योंकि प्रेजेंट से पहले आमतौर पर नॉर्मली कभी बोलचाल की भाषा में भी या जनरली भी कभी पास्ट की बात करनी है तो हम सिंपल पास्ट सिंपली यही यूज करते हैं, V2। ठीक है, ये तो है बड़ी बेसिक सी बात। अब इससे एक बात और इंपॉर्टेंट ये है कि जो V2 होता है ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज में सीक्वेंस बताने के लिए भी आता है। इंग्लिश लैंग्वेज में सीक्वेंस बताने के लिए अब आता है, जिसे हम लोग क्रम कहते हैं। अब सीक्वेंस का क्या मतलब है? सीक्वेंस समझने के लिए आप एक सेंटेंस पे नजर डालेंगे और मुझे बताएंगे इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। When I went to meet Jatin, he went to gym। मैंने आपको बोला, ध्यान से समझना, When I went to meet Jatin, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वो जिम गया, यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, कि जब मैं जतिन से मिलने गया तो वो मेरे बाद जिम गया, या मैं जतिन से मिलने गया वो मुझसे पहले ही जिम जा चुका था? जब मैं जतिन से मिलने गया वो मेरे बाद जिम गया, या जब मैं जतिन से मिलने गया वो मुझसे पहले ही जिम जा चुका था? दोनों में से कौन सा मीनिंग है इस सेंटेंस का? तो अधिकतर बच्चे क्या बोलते हैं कि जब मैं जतिन से मिलने गया वो मुझसे पहले ही जा चुका था, जबकि ये गलत है। इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं जतिन से मिलने गया, और जब मैं मिलने गया मिला उससे, और उसके बाद वो जिम गया। ये बात मुझे कैसे पता लग रही है? वो बात पता लग रही है V2 से। और ऊपर हमने क्या सीखा? प्रेजेंट से पहले जब कभी भी पास्ट की बात करते हैं, या प्रेजेंट से पहले पास्ट में कोई दो काम हो जाए और आपको बताना हो कि वो दोनों के दोनों सीक्वेंस में है, तो दोनों में हम लोग V2 का यूज करते हैं, क्योंकि V2 का यूज सीक्वेंस के लिए आता है। या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हैं, वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। प्रेजेंट से पहले पास्ट में कोई दो काम है, अगर दोनों में V2 है तो एक्शंस वो सीक्वेंस में है। इसके आगे अगर मैं कोई सेंटेंस लिख दूंगा उसमें भी V2 होगा, तो ये उसके बाद होगा। फिर मतलब पहले ये वाला, फिर ये वाला, उसके बाद जो लिखूंगा उसमें V2 होगा, वो इसके भी बाद, मतलब तीसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद V2, जैसे फर्स्ट आई वेंट होम, देन आई एट फूड, देन आई कंप्लीटेड द वर्क, एक के बाद एक हो रहे हैं, सीक्वेंस बताया जा रहा है यहाँ पे, सब में V2 का यूज किया। तो प्रेजेंट से पहले पास्ट की बात करनी हो तो V2 का यूज सीक्वेंस बताने के लिए आता है। ये तो होगी बड़ी बेसिक सी बात, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। अभी तो आप सोचोगे सर पास्ट के पास, पास्ट का भी पास्ट, उसकी बात तो की ही नहीं हमने, क्योंकि पहले पास्ट की बात करनी जरूरी है, उसके बाद ही पास्ट के भी पास्ट की बात होगी। आई होप समझ रहे हैं आप। अब मैं इसको क्या करता हूं, गाड़ी को थोड़ा सा और पीछे खींच देता हूं। ठीक है, मैंने यहां पे बजाए थे 12, यहां बजा दिए 11, यहां बजा दिए 10। ये प्रेजेंट टाइम था, ये प्रेजेंट से पहले नॉर्मली कभी पास्ट की बात करनी हो तो V2। अब पास्ट का भी पास्ट आपको पता है, पास्ट का भी पास्ट जो कि हैड प्लस V3 होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, और यहां पे बजा दिए मैंने 10। अब एक नई कहानी समझेंगे, पुराने वाली को भूल जाओ। पुराने वाली क्या थी?
पुराने वाली ये थी कि अगर प्रेजेंट से पहले पास्ट में कोई काम होता है और दोनों में अगर V2 है तो एक्शन सीक्वेंस में है, या प्रेजेंट से पहले किसी एक्शन में सीक्वेंस बताना है पास्ट में तो V2 लगा देंगे। अब नई कहानी है। नई कहानी ये है कि मान लो कोई एक लड़का है, कोई भी एक लड़का है, बॉय है, वो दो काम करता है, एक तो ये वाला एक्शन करता है और एक ये वाला एक्शन करता है। वो दो काम करता है, बड़े प्यार से समझेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, टॉपिक को पहले पूरा समझना है, उसके बाद कंक्लूजन निकालना है। अभी हम एरर्स भी सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक लड़का है, उसने दो काम किए। मैंने सबसे पहले उससे पूछा कि तूने ये वाला काम कब किया, तो उसने बोला ये वाला। मैंने कहा ये वाला। कहता सर अब से ना 1 घंटा पहले, अब से 1 घंटा पहले। तो मैंने कहा अब से 1 घंटा पहले, अभी तो 12 बज रहे हैं, तो 1 घंटा पहले क्या 11 बजे क्या? कहता हाँ सर 11 बजे ये काम किया। मैंने कहा ओके ग्रेट, वेरी गुड। फिर मैंने उससे पूछा कि तूने ये वाला एक्शन कब किया? कहता सर जो पहले वाला किया था ना उससे भी 1 घंटा पहले। तो मैंने कहा पहले वाला तो तूने 11 बजे किया था, उससे भी 1 घंटा पहले 10 बजे क्या? कहता हाँ सर 10 बजे। तो ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब एक लड़का है, उसने एक काम तो किया 10 बजे और एक किया 11 बजे, और अब बज रहे हैं 12। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से सबसे पहले काम कौन सा किया था, तो आप कहेंगे 10 बजे वाला, क्योंकि अगर अभी 12 बज रहे हैं और उसने दो काम किया, एक 10 बजे एक 11 बजे, तो सबसे पहले 10 बजे वाला किया होगा, तो इसको नाम दे दिया एक्शन नंबर 1। और उसके बाद फिर 11 बजी होंगी, फिर दूसरा ये वाला काम किया होगा, तो इसको नाम दे दिया एक्शन नंबर 2। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, मेरे शब्दों के चुनाव पे जाना, कि एक लड़का है, उसने दो काम किए हैं, समझना, एक 10 बजे एक 11 बजे, ठीक है, क्लियर। अभी पिछली बात मैंने क्या बताई थी? पिछली बात ये बताई थी कि अगर प्रेजेंट से पहले पास में कोई दो काम हुए और ये बताना है कि दोनों सीक्वेंस में हैं, तो सीक्वेंस के लिए V2 यूज करते हैं, ठीक है। बट अब नई सिचुएशन है। मान लो अगर प्रेजेंट से पहले पास्ट में कोई दो काम हुए हैं, अब वो सीक्वेंस में नहीं है, मतलब तुरंत एक के बाद एक नहीं हुए, उनके टाइम में डिफरेंस है, टाइम में गैप है। तो प्रेजेंट से पहले अगर पास्ट में कोई दो काम होते हैं और वो सीक्वेंस में नहीं होते, उनमें डिफरेंस होता है, एक बहुत पहले हुआ होता है और एक उसके बाद हुआ होता है। तो जो सबसे पहले हो चुका होता है, जो कि पास्ट का भी पास्ट होता है, उसमें हम लोग हैड प्लस V3 लगाते हैं, वो होता है सबसे पहला एक्शन, एक्शन फर्स्ट। फिर उसके बाद जो एक्शन होगा उसमें हम लोग लगाते हैं V2, जिसे कहते हैं एक्शन सेकेंड। समझ में आई? अगर एक के बाद एक हुआ है तो सीक्वेंस है, तो मतलब V2 दोनों में V2 होगा। बट एक के बाद एक नहीं हुआ, टाइम में गैप है, डिफरेंस है, तो जो सबसे पहले हुआ है उसमें हम लगाएंगे हैड प्लस V3, जो कि पास्ट का भी पास्ट होता है। जो उसके बाद में हुआ उसमें लगाएंगे V2, जैसे इसको देखेंगे। When I went to meet Jatin, he had gone to gym। क्या यहाँ पे V2 है? क्या यहाँ पे हैड प्लस V3 है? पास्ट में दो काम हुए हैं, तो आपको पता है हैड प्लस V3 वाला एक्शन फर्स्ट होता है और ये वाला फिर एक्शन सेकंड होता है। तो अगर अब मैं पूछूं कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है, तो आप कहोगे जब मैं जतिन से मिलने गया वो मुझसे पहले ही जिम जा चुका था, क्योंकि ये एक्शन फर्स्ट होता है, पास्ट का भी पास्ट होता है, वो पहले ही जा चुका था और मैं बाद में पहुंचा उससे मिलने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों बात समझ में आ गई। अगर सीक्वेंस में है तो V2, और टाइम में अगर गैप है तो पहले में हैड प्लस V3, दूसरे में लगाएंगे V2। सिंपल सी बात है। आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं, जल्दी से एक बार नजर डालेंगे और मुझे बताएंगे कौन सा सेंटेंस सीक्वेंस वाला है और कौन सा आगे पीछे वाला है। When he reached home yesterday, his mother cooked lunch, और when he reached home yesterday, his mother had cooked lunch। अगर आप देखेंगे दो एक्शन है, दोनों में V2 है बेटा, तो मतलब ये सीक्वेंस में हुआ है। बट अगर यहां देखेंगे इधर V2 है और इधर हैड प्लस V3 है, तो कहने का मतलब ये वाला पहला है और ये वाला दूसरा है। तो पहले सेंटेंस का मतलब है कि जब वो घर पहुंचा तो उसके बाद लंच बनाया गया उसकी मदर के द्वारा, है ना। और दूसरे का मतलब है जब वो घर पहुंचा उसकी मदर पहले ही लंच कुक कर चुकी थी, वो काम पहले ही हो चुका था। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, बेस क्लियर है, ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सीक्वेंस से नहीं आते हैं। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि एक बहुत पहले हो चुका है और एक उसके बाद हुआ है। जो मतलब सबसे पहले हो चुका होता है हैड प्लस V3, जो उसके बाद होता है वो V2। तो एग्जामिनेशन में उससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे आपके सामने एक सेंटेंस है, आई वेंट बिफोर ही हैड गॉन। ध्यान समझना, आई वेंट बिफोर ही हैड गॉन।
सारी बातें छोड़ दो, अभी जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा पहला है और कौन सा दूसरा है। तो जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उसमें हैड प्लस V3 होता है एक्शन फर्स्ट, मतलब पहले आपका ही गया होगा, और फिर V2 है तो ये होता है एक्शन सेकंड, तो बाद में आपका आई गया होगा। अभी जो सीखा उसके अकॉर्डिंग, है ना। बट अगर हम सेंटेंस को ढंग से पढ़ेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग पता क्या है? आई वेंट, मैं गया। कब गया? बिफोर ही हैड गॉन, उसके जाने से पहले गया। बिफोर ही से पहले गया। अगर बेटा ही से पहले गया तो ये फर्स्ट एक्शन होना चाहिए था, और ही बाद में क्या होगा तो ये सेकंड होना चाहिए था। ये तो उल्टा लिखा हुआ है, उसको फर्स्ट बना रखा है, इसको सेकंड दोबारा सुनेंगे। मैं गया कब? बिफोर ही से पहले गया। अगर ही से पहले गया तो ये फर्स्ट होना चाहिए था, यहां फर्स्ट एक्शन की वर्ब आनी चाहिए थी, पास्ट परफेक्ट टेंस आना चाहिए था। और ही बाद में क्या होगा तो यहां सेकंड एक्शन के वर्ब आनी चाहिए थी, मतलब V2 आनी चाहिए थी, उल्टा लिखा हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों? अभी वो कुक वाला सेंटेंस आपने दिखाया था तो उसमें तो हमने तुरंत पकड़ लिया था, इस वाले में कंफ्यूजन हमें क्यों होगी? इस वाले में कंफ्यूजन इसलिए होगी क्योंकि हम लोग पहले ही कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ। उसने एक शब्द और ऐड करके दे दिया जिसे कहते हैं बिफोर। कहानी पलट गई ना पूरी। लेकिन जब आपने मीनिंग ढंग से पढ़ा तो आपको ये चीज याद आ गई, क्या? कि मैं गया बिफोर ही से पहले गया। अगर पहले गया तो ये फर्स्ट एक्शन है, तो मतलब काटा मारो, यहां हैड गोन आना चाहिए और वहां वेंट आना चाहिए। बट आप बोलोगे सर ऐसे तो क्या हम सेंटेंस पढ़ पढ़ के ही देखते रहेंगे कि ये गया वो गया, इतने में तो पेपर निकल जाएगा, मेरी नौकरी निकल जाएगी। तो नहीं भाई, पढ़ पढ़ के नहीं देखना है। सिर्फ 2-3 केसेस ही होते हैं जिसमें कंफ्यूजन होती है, बाकी तो सिंपल सेंटेंसेस में तो आप बता ही रहे थे। सिंपल में तो आपने तुरंत पकड़ लिया था। एग्जामिनेशन में सिंपल नहीं आते, कुछ चुनिंदा 2 या 3 केसेस हैं, उन्हीं केसेस से पूछा जाता है, क्योंकि उसके अंदर जानबूझ के ऐसे शब्द और ऐड किए जाते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा पहला और कौन सा बाद में। ठीक है, चलो, तो सिंपल वाला वो नहीं पूछेगा। मैं बता देता हूं कौन कौन से केसेस से पूछता है। सबसे पहला केस होता है बिफोर का, एक होता है आफ्टर का, एक होता है बाय द टाइम का। 3 केसेस होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये तीनों वर्ड्स कहानी को पूरा पलट देते हैं, तो इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे बिफोर की। पहले जो ट्रिक है उसको समझेंगे, फिर उसके पीछे का कॉन्सेप्ट तो हम अप्लाई कर ही लेंगे। ठीक है, केस नंबर 1, अगर बिफोर के दोनों तरफ पास्ट हो, इधर भी पास्ट हो और इधर भी पास्ट हो, दोनों तरफ पास्ट हो, तो ध्यान रखिएगा बिफोर के आगे हमेशा एक्शन सेकंड आता है, जिसे बच्चे हम लोग V2 कहते हैं। बोलो हाँ। और बिफोर के पहले हमेशा एक्शन फर्स्ट आता है, जिसे हम लोग हैड प्लस V3 कहते हैं। ये बात आपने ध्यान रखनी है। इसको, इसी बात को मैं लॉजिकली इंप्लीमेंट करके भी दिखा दूंगा। पहले इसी सेंटेंस को देखो, बिफोर के आगे बेटा V2 आता है तो यहाँ वेंट आना चाहिए, और बिफोर के पहले हैड प्लस V3 आता है तो यहाँ हैड गॉन आना चाहिए। और अब बात सही भी होगी, मैं गया बिफोर ही से पहले गया, तो सही बात है, पहला एक्शन यहाँ आना चाहिए था, और ही बाद में गया होगा तो दूसरा एक्शन यहाँ आना चाहिए था। आप उसको बोल बोल के करके देख लो या ट्रिक से करके देख लो, दोनों जगह इंप्लीमेंट होगा। आप मान लो आपको ये ट्रिक नहीं आती है, लेट से आप भूल गए, आप सेंटेंस को पढ़ के करो पहले। कल्प्रिट, दोषी जो था वो भाग गया था घर से बिफोर द पुलिस हैड कम, पुलिस के आने से पहले भाग गया था। बिफोर द पुलिस बोला ना, पुलिस से पहले ही भाग गया था। तो अगर पहले भागा होगा तो बेटा ये एक्शन फर्स्ट होगा, और पुलिस बाद में आई होगी तो ये एक्शन दूसरा होगा। पुलिस बाद में ही आती है, पता ही है आपको। और ऊपर ट्रिक भी तो क्या कह रही थी कि बिफोर के आगे एक्शन सेकंड आता है, बिफोर के पहले एक्शन फर्स्ट आता है। अच्छा, याद हो जाएगा, एक्शन सेकंड और वर्ब की सेकंड साथ साथ आते हैं। एक्शन सेकंड और वर्ब की सेकंड, ये भी ध्यान हो जाएगा। तो यहां लगाओ सेकंड फॉर्म, पुलिस सब्जेक्ट है तो केम करेंगे, और ऊपर हैड प्लस V3 लगाएंगे तो हैड रन हो जाएगा। रन रैन रन, कम केम कम। द कल्प्रिट हैड रन और नीचे केम आ जाएगा। सिमिलर चीज है। मान लो ट्रिक नहीं आती है, उसने सबमिट किए उसके पेपर्स कंसर्न फैकल्टी को बिफोर द कॉलेज फेयर हैड स्टार्टेड, जो फेयर शुरू होना था उससे पहले सबमिट किए, तो ये एक्शन फर्स्ट होना चाहिए। बाद में फेयर शुरू होगा, एक्शन सेकंड ये वाला होना चाहिए। ऊपर ट्रिक भी तो वही कह रही है। तो यहाँ पे V2 आएगा, इसे हटाओ और यहाँ पे हैड लगाओ। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, अभी मिसलेनियस भी पूछेंगे। ये है आपका अगला केस, केस नंबर 2।
केस नंबर 2 आफ्टर वाला है, इसमें कहानी बिल्कुल बदल जाती है। आफ्टर के बाद हम लोग एक्शन फर्स्ट का यूज करते हैं, मतलब हैड प्लस V3, और आफ्टर से पहले हम लोग यूज करते हैं एक्शन सेकंड का, मतलब एक्शन सेकंड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें उल्टा हो जाता है। आई रीच द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर द एग्जाम बिगेन। अच्छा, मुझे ध्यान आ गया, एक दिन एक बच्चा पता क्या कहता, जैसे एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको लिख के दिया था, ऐसा लिख के दिया था ना, आई वेंट बिफोर ही हैड गॉन, ऐसा कुछ था। लाइव क्लास की बात है, एक दिन मैं इसे पढ़ा रहा, एक बच्चा कहता सर सर सर, मैंने कहा क्या? उसने आफ्टर का केस पढ़ लिया था, उसके बाद ये बात बोली, कहता सर जो हमने पहले सेंटेंस देखा था उसमें हम ये वर्ब्स चेंज कर रहे हैं, क्या वर्ब्स चेंज ना करके बिफोर को आफ्टर ही कर दें? दिमाग देखो उसका, कि बिफोर को हटा के आफ्टर ही कर दें, क्योंकि आफ्टर के बाद हैड प्लस V3 आता है, यहां पे है, और आफ्टर से पहले V2 आता है और यहां है। अरे भाई, मीनिंग नहीं बदल जाएगा? मीनिंग बिल्कुल बदलेगा। आप एक बात बताओ, अभी इस सेंटेंस में मुझे मीनिंग ये देना था कि मैं गया बिफोर ही से पहले गया, मैं गया ही से पहले, तो ही बाद में गया होगा, आई पहले गया होगा, मुझे यही सेंस देना था कि आई पहले गया, ही बाद में गया। अब मान लो आपने क्या कर दिया, आफ्टर कर दिया, मीनिंग ही बदल दिया। आई वेंट आफ्टर ही के बाद गया, और जबकि मुझे ये कहना था कि ये पहले गया, तो तुमने तो मीनिंग ही बदल दिया। तो ऐसे बीच के शब्द चेंज नहीं करने हैं, वो उसकी श्रद्धा है कि आफ्टर लिख के दे, बिफोर लिख के दे, आपने वर्ब्स को छेड़ना है, टेंसेस को छेड़ना है, ठीक है? तो ऐसे रट्टाफिकेशन नहीं बेटा। तो आफ्टर का याद हो गया, जैसे कि बिना ट्रिक के करके बताएंगे। आई रीच द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर द एग्जाम बिगेन, पहले कॉन्सेप्ट से करके दिखाओ। मैं पहुंचा एग्जामिनेशन हॉल में आफ्टर द एग्जाम, एग्जाम के बाद पहुंचा, एग्जाम के बाद पहुंचा, तो मतलब ये एक्शन सेकंड होना चाहिए, V2 आएगा, और ये फर्स्ट होना चाहिए, यहाँ पे हैड प्लस V3 आएगा। तो आफ्टर, यही तो कह रहा है, आफ्टर के बाद हैड प्लस V3 है, आफ्टर के बाद हैड प्लस V3 है, आफ्टर से पहले V2 है, आफ्टर के पहले V2 है। तो रीच तो ठीक लिखा हुआ है, बिगेन आपकी सेकंड फॉर्म होती है, उसके लिए पहले हैड चाहिए, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिगिन, बिगेन, बिगन, क्या होती है? बिगन, ठीक है? बिगेन सेकंड होती है, बिगन थर्ड होती है। चीफ गेस्ट जो है वो फंक्शन में पहुंचे कब? आफ्टर द इनॉग्रल डांस स्टार्टेड। इनॉग्रल डांस समझते हैं ना, जब कोई स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है या कोई भी फंक्शन होता है, तो चीफ गेस्ट आने से पहले या फंक्शन को शुरू करने से पहले आरती वगैरह होती है, डांस होते हैं ना। या फिर मैंने जनरली ये चीज नोट की है कि कुछ ही खास लड़कियां होती हैं स्कूल की, जो कि हर जगह पाई जाती हैं, है ना? हर जगह का मतलब कुछ हो जाए स्कूल के अंदर, कैसा भी छोटे से छोटा फंक्शन, बड़े से बड़ा फंक्शन, हर चीज में वो सबसे आगे मिलती है। डांस, उनका ही फंक्शन जब शुरू होता है तो उन्हीं के डांस से शुरुआत होती है। प्रेयर्स में भी वो वही दिखती है हमें, वही लड़कियां होती है ना, वो तिलक विलक भी वही लड़कियां लगाती हैं। स्कूल वालों की फेवरेट रहती है, और ये पढ़ने में भी बड़ी तेज रहती है ये लड़कियां, है ना? पता नहीं कैसे भाई, मल्टी टैलेंटेड है भाई लड़कियां तो यार, मल्टीटास्किंग कर लेती हैं, एक्चुअल में कर लेती हैं। आप हमारी मम्मियों को देख लो, है ना? इधर से सब्जी कट रही है अपनी बढ़िया, ठीक है, इधर संध्या बींदनी चल रहा है पूरा, वो ऐसे लगी पड़ी सब्जी काट रही है, इधर से पापा को भी करिए मोटर बंद कर दे, इधर से हमको भी डांट मार रही है, अरे पढ़ ले तू, चारों तरफ से है, जैसे चार हाथ है, वो पूरी देवी माँ ही है। माँ तो मतलब मल्टीटास्किंग है भाई। चलो, हमसे नहीं हो पाता भाई, लिटरली बता रहा हूँ, लड़कों से मल्टीटास्किंग नहीं हो पाती। हम अगर पानी भी उबाल रहे होंगे ना गैस पे, पानी भी उबलने लगा, पूरे फोकस उसी पे होगा भाई, पानी उबल रहा और कहीं ध्यान नहीं जाएगा पूरा। खैर, तो V2 आफ्टर और हैड प्लस V3, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, कभी दिल पे ले जाओ, जस्ट किडिंग, ठीक है? और हम बात कर रहे थे, जो चीफ गेस्ट है वो फंक्शन में पहुंचे कब? डांस शुरू होने से पहले पहुंचे। ऐसा हो सकता है क्या? अरे चीफ गेस्ट बाद में एंट्री मारता है, हीरो बनना चाहता है, हर कोई बाद में एंट्री मारता है, ठीक है? तो चीफ गेस्ट जो है वो फंक्शन में कब पहुंचे? आफ्टर द डांस, डांस के बाद पहुंचे, तो यहाँ पे V2 आना चाहिए, डांस पहले शुरू होगा तो यहाँ पे हैड प्लस V3 आना चाहिए, और ट्रिक भी वही कह रही है। तो ऊपर हमने V2 लगा दिया, नीचे हैड प्लस V3 लगा दिया। अब ट्रिक से करो, ध्यान रखिएगा दोनों तरफ पास्ट होना चाहिए, ऐसे बिफोर में भी दोनों तरफ पास्ट होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। ये अगली कैटेगरी है, अगली कैटेगरी का मैं पहले टाइप नहीं बता रहा हूं, केस नहीं बता रहा हूं, सेंटेंस दिखा रहा हूं, आप खुद से गैस कीजिए और मुझे बताइए इसमें क्या बात बन सकती है, बताइए। बाय द टाइम मनोज रिसीव्ड द अवार्ड ही वर्कड विद मैनी फेमस एक्टर्स। सबसे पहली चीज,
मनोज बाजपेयी, ठीक है, मनोज भाई कह लो, कुछ कह लो, भाई तो नियम से बहुत बड़े हैं, है ना, मतलब मैं वैसे ही मनोज भाई नॉर्मल बोल रहा था, ठीक है। तो जो मनोज जी हैं, एक तो उनको अवार्ड रिसीव हुआ और एक उन्होंने काम किया, तो आप बताओ पहले काम किया होगा कि पहले अवार्ड रिसीव किया होगा? अरे भाई काम किया होगा, उसी काम को रिकॉग्नाइज किया होगा, उसी के चलते एक्नॉलेज करके उनको अवार्ड मिला होगा, और साथ साथ थोड़ी हो गया, वो टाइम डिफरेंस है ना यहाँ पे। तो सबसे पहले काम करना है, काम करना है तो फिर ये आपका फर्स्ट एक्शन होना चाहिए, बोलो हाँ, और बाद में अवार्ड मिलेगा तो ये सेकंड एक्शन होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा दो। सेकंड में तो V2 आता है, यहाँ पे V2 है, फर्स्ट में हैड प्लस V3 आता है, तो हैड वर्कड बना दिया हमने, यहाँ पे बन गया। बाय द टाइम हार्वर्ड हैड सेंट इट्स एडमिशन लेटर शी हैड ज्वाइंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, मतलब जब उसने भेजा ना लेटर, हार्वर्ड ने एडमिशन लेटर, वो पहले ही क्या कर चुकी थी, ज्वाइन कर चुकी थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो ये एक्शन पहले ही हो चुका था, ये एक्शन फर्स्ट है। जितने में उन्होंने भेजा वो ज्वाइन कर चुकी थी, तो ये बाद में भेजा होगा, तो ये एक्शन सेकंड आना चाहिए। तो एक्शन फर्स्ट ये है ना, और वो एक्शन सेकंड है कि जब उन्होंने भेजा वो ज्वाइन कर चुकी थी, या आप ऐसे कह सकते हो जिस समय तक पहुंचा वो पहले ही ज्वाइन कर चुकी थी, तो पहले ज्वाइन का फर्स्ट एक्शन है, बाद में पहुंचा होगा वो सेकंड है। तो फर्स्ट में तो हैड प्लस V3 आता है, यहाँ पे है, लेकिन इधर तो सेकंड एक्शन चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ सेंट का यूज करेंगे। तो ये केस क्या है, केस नंबर 3 है कि जब कभी भी आपको बाय द टाइम लिखा हुआ दिखाई दे, बाय द टाइम के साथ हमेशा एक्शन सेकंड आता है और उसके बाद फिर एक्शन फर्स्ट का यूज करते हैं, मतलब V2 और हैड प्लस V3। यही बात सेम हमने इंप्लीमेंट की थी, बाय द टाइम हो उसके साथ V2 आता है, बाय द टाइम हो उसके साथ V2 आता है, बट उसके बाद वाले एक्शन में फर्स्ट होता है, बाद वाले एक्शन में फर्स्ट होता है, आप देख पा रहे हैं। एक सबसे खास बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, कभी कभी क्या होता है, बाय द टाइम है ना, वो आगे लिख देता, मतलब बाद में लिख देता सेंटेंस के, तो आपने 1% कंफ्यूज नहीं होना, जहां जहां बाय द टाइम जाएगा उसके साथ एक्शन सेकंड ही रहेगा, ये उठा के अगर आगे रखेगा, आगे लेके जाएगा, तो ये पूरे को लेके जाएगा और इसको पहले लिख देगा, समझे कि नहीं, मतलब वो पहले एक्शन फर्स्ट लिख देगा, फिर बाय द टाइम और एक्शन सेकंड लिख देगा, ये भी बात सही है, बट जहां जहां ये जाएगा उसके साथ एक्शन सेकंड जाएगा। यही सेम बात बिफोर आफ्टर में भी इंप्लीमेंट होती है, समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कभी कभी वो आफ्टर और हैड प्लस V3 को उठा के शुरू में लिख देगा और V2 को बाद में लिख देगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां आफ्टर जाएगा उसके साथ हैड प्लस V3 ही जाएगा, समझे कि नहीं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं, क्या बोला था, आई वेंट आफ्टर ही हैड गॉन, सही है ये, एकदम ठीक है। मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, आफ्टर ही हैड गॉन आई वेंट, आफ्टर ही हैड गॉन आई वेंट, यही सेम बात बिफोर में भी हो सकती है। आप समझे कि नहीं, ये गलत नहीं है, दोनों सही है, इसको उठा के शुरू में रख दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, साथ में तो हैड प्लस V3 ही है, अभी भी मीनिंग वही है, आफ्टर ही हैड गॉन आई वेंट, जब वो चला गया फिर मैं गया, तो पहले वो गया होगा फिर मैं गया हूंगा, पहले गया तो फर्स्ट है, बाद में मैं गया हूं तो सेकंड है, बात खत्म, सिंपल सी बात थी। क्या मिसलेनियस क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएं, ये हमने देख लिए, शुरू हो जाओ वन बाय वन, वही क्वेश्चन सबसे पहले जो दिखाया था, बताओ भाई क्या मिस्टेक है। राहुल है सक्सीड इन कैचिंग द बॉल बिफोर इट हैड रीच द बाउंड्री लाइन, तो आपने यहां पे देखा कि बिफोर लिखा हुआ है भाई, बिफोर के इधर भी पास्ट होना चाहिए, बिफोर के उधर भी पास्ट, लेकिन बिफोर के पहले आता है हैड प्लस V3, तो आप पहले यहाँ पे हैड करेंगे, और सक्सीड का जो थर्ड फॉर्म होता है वो सक्सीडेड होता है, तो आप यहाँ सक्सीडेड करेंगे। दूसरा आगे हैड हटाएंगे और V2 आएगा, तो सेंटेंस बनेगा राहुल हैड सक्सीडेड इन कैचिंग द बॉल बिफोर इट रीच द बाउंड्री लाइन, कि राहुल ने पहुंचने से पहले ही, बाउंड्री पे पहुंचने से पहले ही कैच करने में वो कामयाब हो गया, तो पहले ही कैच कर ली, उसके पहुंचने से पहले ही कैच कर ली, तो ये फर्स्ट और वो सेकंड। आई वॉज ट्राइंग टू अवॉइड मीटिंग करण, दैट इज वाई आई हैड कम आफ्टर ही वेंट, तो आफ्टर के पहले इधर आता है V2, तो मतलब केम आना चाहिए, और आफ्टर के आगे आता है हैड प्लस V3, तो यहाँ पे हैड गॉन आना चाहिए। आपके एग्जामिनेशन में एक ही एरर आएगा, मैं एक सेंटेंस में 2-3 एरर जानबूझ के डाल रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, आएगा एक ही, अगर 2 जगह आ जाता है तो फिर ऑप्शन जरूर गिवन होंगे, कि जैसे ऐसे लगा के देते हैं ना, वैसे लगा के देते हैं कि A ऑप्शन है, B ऑप्शन है, C है, तो ऐसा कुछ होगा, बोथ A एंड B, बोथ B एंड C, मतलब अगर 2 जगह पे अलग अलग जगह पे एरर वो बना के देगा तो ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। तो मैं ट्राई कर रहा था करण को अवॉइड करने की, इसी वजह से मैं
आया कब, जब वो जा चुका था। तो वो जा चुका, मैं तब आया क्योंकि मैं अवॉइड करने की पूरी कोशिश कर रहा था। द थीफ एस्केप्ड बिफोर आई ओपन द डोर। तो बिफोर के आगे आता है देखो V2, और बिफोर के पहले आता है हैड प्लस V3। तो थीफ जो है वो भाग गया मेरे डोर खोलने से पहले ही भाग गया। बताओ इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब इसमें देखो आपको बिफोर आफ्टर नहीं लिखा हुआ है, बट फिर भी आप कर दोगे, क्यों? क्योंकि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है ना, बाय द टाइम है इसके अंदर। वी हैव बिन ट्राइंग टू मीट ईच अदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बट टाइमिंग नेवर फेवर्स इट। फॉर इंस्टेंस when he had come to meet me last week I had gone to Mumbai। अब उसने क्या किया, अब उसने बिफोर आफ्टर ना लिख के उसने ना सिचुएशन बना के दिया कि हम ट्राई कर रहे थे मिलने का एक दूसरे से बड़े लंबे समय से, बट टाइमिंग कभी फेवर में नहीं रहती थी। तो फिर एग्जाम्पल दे रहा है, इसी बात का एग्जाम्पल दे रहा है। अब जब टाइमिंग कभी फेवर में नहीं रही और हम ट्राई कर रहे हैं लंबे समय से मिलने का, तो मतलब नहीं मिल पाए ना, तभी तो टाइमिंग फेवर में नहीं रही, तो नहीं मिल पाए। तो नहीं मिल पाए में वो क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल जब वो मिलने आया मुझसे लास्ट वीक मैं मुंबई जा चुका था, तो मतलब नहीं मिले होंगे। मैं पहले ही मुंबई चला गया हूँगा, वो बाद में आया होगा, तो पहले ही मुंबई चला गया हूँगा, तो ये फर्स्ट एक्शन है, इसमें हैड प्लस V3 आएगा, और मैं बाद में पहुंचा हूँगा, और यहाँ पे फिर आपको V2 लिखना पड़ेगा, केम आएगा। क्या है, when he came to meet me last week I had gone to मुंबई। मैं जा चुका था भाई जब वो मुझसे मिलने आया, तो वो फर्स्ट, ये सेकंड। दूसरी बात, इसके अंदर लास्ट वीक भी लिखा हुआ है, फिनिश्ड एक्शन का टाइम एक्सप्रेशन है, तो आप उससे भी कर सकते थे कि यहाँ पे तो V2 ही आएगा। तो केम कहाँ पे है भाई, ये रहा, और तो कुछ नहीं है ना। चलो जी, यहाँ हैज़ कम, कमिंग, कम्स, ये तो आ नहीं सकता। तो सिचुएशन बना के देगा अगर वो कुछ केसेस वाले ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो मैंने आपको पहले बोला था बिना टाइम एक्सप्रेशंस के भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर दो, एक बार पूरा चैप्टर पढ़ो अच्छे से, उसका क्रक्स निकल के आएगा, तब आप अच्छे से इनको कर पाएंगे। होटल जो है क्वाइट क्राउडेड है इन दिनों, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, वो लेट काम करती है नाइट में, और जब वो पहुंची फैमिली रियूनियन के लिए तो डिनर शुरू हुआ। अब उसने देखो सिचुएशन बनाई कि होटल क्वाइट क्राउडेड है, और वो हर रात देरी से काम करती है, मतलब उसकी आदत है लेट पहुंचने की, इसलिए जब वो पहुंची रियूनियन पे डिनर शुरू हो चुका था, मतलब ये फर्स्ट एक्शन होना चाहिए, और वो बाद में पहुंची होगी तो ये दूसरा होना चाहिए। दूसरे में तो V2 है, फर्स्ट में हैड प्लस V3 नहीं है, हैड प्लस V3 आपका यहाँ पे है, तो मतलब आपका ए ऑप्शन है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया।